फिल्म की शुरुआत होती है एक पुरानी घने जंगल में छुपी हुई बिल्डिंग से। इस सुनसान बिल्डिंग के अंदर काफी खौफनाक पेंटिंग्स लगी हुई थी, जिसमें से एक पेंटिंग तो डार्क गॉडेस की थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि पेंटिंग में डार्क गॉडेस की आँख की जगह एक सुराख बनाया गया था। देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे इस सुराख के जरिए कोई दूसरी तरफ से इस तरफ नजर रखता है। खैर, अब बिल्डिंग का व्यू दिखाया जाता है और बिल्डिंग में बिल्कुल सन्नाटा है। उसी सन्नाटे में से अचानक ही किसी के गुर्राने की और फिर उसके बाद कुछ खाने की अजीब आवाजें आती हैं, जैसे किसी जानवर ने बेदर्दी से अपना शिकार कर कर खाया हो। फिर अचानक एक दरवाजे के नीचे से एक छोटे मासूम बच्चे का कटा और खून में लथपथ हाथ सिरकता हुआ बाहर आता है। और यहाँ हमें अंदाजा हो जाता है कि जिस भी जानवर या मॉन्स्टर ने जो शिकार किया था वो एक इंसान का किया था। इसी सीन के अंदर हमें एक बड़ा सा बॉक्स भी दिखाया जाता है जिसमें ऐसे ही बहुत से और हाथ थे। फिर सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में हम जमीन पर एक बेजान पड़े हुए आदमी को देखते हैं। पता चलता है कि इस आदमी की अपनी ही बेटी ईसा ने अपने डैड का मर्डर कर दिया था, क्योंकि ये आदमी अपने बच्चों को टॉर्चर करता था। इस टाइम खून से लथपथ ईसा जब अपने आप को साफ करने के लिए वॉशरूम में जाते हैं तो अचानक अपने मरे हुए डैड का साया अपने पीछे देखती है। डरते हुए जैसे ही वो पलटी तो साया गायब हो गया। इस टाइम क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी तो उसे लगा कि उसके डर और गिल्ट की वजह से ही उसे ये विजन्स आ रही हैं। इन सारी चीजों से पीछा छुड़वाने के लिए ईसा जल्दी से अपने भाई को लेकर ये घर छोड़ देती है। ईसा अपने भाई को सहारा भी दे रही थी और वो कहती है कि मैं तुम्हें एक सेफ जगह ले जाऊंगी जहां हमेशा मॉम मुझे लेकर जाया करती थी। लेकिन यहाँ इन दोनों की बातों ही बातों में बहस हो जाती है और जंगल के रास्ते में उसका भाई थॉमस गुस्से में आकर गाड़ी से निकलकर जंगल के अंदर भाग जाता है। ईसा उसे ढूंढ नहीं पाती, मगर अचानक उसे एक बिना बालों की लड़की ब्लू कपड़ों में खड़ी दिखाई देती है, जिसके हाथ में एक सूटकेस है। ईसा उसके करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की पल भर में दरख्त के पीछे गायब हो जाती है। इसी वक्त कोई उसे अपनी तरफ भागता हुआ नजर आता है। उससे डरकर भागते हुए खौफ के मारे वो वहीं गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। इस बेहोशी के दौरान वो बहुत ही डरावना विजन देखती है और जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो जंगल की ऐसी जगह पर आ गई थी जहाँ दूसरी तरफ एक बिल्डिंग थी। ये वही बिल्डिंग थी जिसे हम पहले मूवी में देख चुके हैं। वो अंदर जाती है और यहाँ पर लगी हुई पेंटिंग्स देखती है। एक पेंटिंग में नन्स बहुत से बच्चों के साथ खेल रही थी और दूसरी पेंटिंग गॉडेस की थी। अभी वो ये सब देख ही रही थी कि अचानक हॉलवे में कोई भागता हुआ दिखाई देता है उसे। वो उसका पीछा करते हुए फर्स्ट फ्लोर पर चली जाती है, जहाँ उसे एक बहुत बड़े साइज की डार्क गॉडेस की पेंटिंग नजर आती है। अचानक वही आदमी दोबारा उसके पीछे से भागता है और डर कर वो दोबारा नीचे आ जाती है और नीचे जाने पर उसका सामना बहुत सारी नन्स से होता है। नन्स उसे देखकर रिलैक्स करती हैं उसे और उसे बताती हैं कि वो इस टाइम एक ऑर्फनेज में है। ईसा भी इन्हें बताती है कि वो अपने भाई को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच चुकी है। तो ये नन्स उसे हैरानी की बात ये भी बताती हैं कि थॉमस भी यहीं आ चुका था। उसे ये लोग जंगल में अकेला देखकर यहाँ ले आए थे। अपने भाई को देखकर उसकी जान में जान आई थी। वो थॉमस से पूछती है, क्या हुआ था तुम्हारे साथ, यहाँ तक तुम कैसे पहुँचे? पर थॉमस उसे बताता है कि उसे कुछ याद नहीं। ईसा सीक्रेटली अब अपने भाई के कान में कहती है, जो कुछ हमारे साथ हुआ है भूल कर भी किसी को ना बता देना। फिर हम देखते हैं कि एक सिस्टर ईसा को भी यहाँ ऊपर ठहरने के लिए एक रूम दे देती है और ईसा एक चीज ये नोटिस करती है कि पहले से इस कमरे में बहुत से लोगों का सामान था, जैसे इस कमरे में बहुत लोग रहते हों। दूसरी तरफ हम थॉमस को देखते हैं जो अब सोने की कोशिश कर रहा था, पर उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, इसीलिए वो गॉड से प्रे करने लगता है और उसे ऐसा करते हुए देखकर बच्चे उससे पूछते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? तो वो सब बच्चों को प्रे के बारे में बताता है। अजीब बात थी, बच्चे एक चर्च के ऑर्फनेज में रह रहे थे, लेकिन उनको फिर भी प्रे के बारे में कुछ नहीं पता था। खैर, जब थॉमस सो जाता है तो तब हम देखते हैं कि उसके ऊपर की टूटी हुई छत से एक बहुत ही डरावनी शक्ल का मॉन्स्टर उससे घूर रहा था। अगले दिन दिखाया जाता है कि ईसा और थॉमस यहाँ के सभी लोगों के साथ खाना खा रहे थे। तो ईसा ने अजीब चीज नोट की कि यहाँ पर कोई भी लड़की नहीं थी। तो सिस्टर ने बताया कि असल में इस ऑर्फनेज को कोई फंड नहीं करता, ये डोनेशन से चल रहा है। लड़कियों के रहने के लिए यहाँ पर माहौल अच्छा नहीं है, इसीलिए यहाँ सिर्फ लड़के ही रहते हैं। खाना खाने के बाद ईसा बर्तन नीचे ले जाती है और वहाँ उसे एक छोटा बच्चा दिखाई देता है जो टॉय कैमरा के साथ खेल रहा था। ईसा भी उसके साथ बैठ जाती है और उससे कहती है, क्या मैं भी इस कैमरा में देख लूं?
बच्चा वो कैमरा उसे दे देता है। पहले पहले तो ईसा को काफी मजा आ रहा था, लेकिन फिर अचानक से उसे इसी कैमरा के अंदर अपने डैड की डेड बॉडी नजर आ गई, जिससे वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई। खैर इस टाइम के लिए तो वो यहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सिस्टर से हमेशा के लिए इसी ऑर्फनेज में रहने के लिए परमिशन मांग रही थी, जो कि सिस्टर उसे दे भी देती है। यहाँ पर वो सिस्टर से ये भी कहती है कि कोशिश करें कि मेरे भाई थॉमस को कोई अडॉप्ट कर ले। मैं उससे दूर तो नहीं होना चाहती, लेकिन इस टाइम में उसे अच्छा फ्यूचर नहीं दे सकती और मैं चाहती हूँ कि वो खुद आगे बढ़े। अब सिस्टर उसे पूरे ऑर्फनेज का राउंड करवाती है, सिवाय मदर के रूम के। पता नहीं क्यों, लेकिन मदर के रूम में जाना मना था। बाहर हमें दिखाया जाता है कि थॉमस सभी बच्चों के साथ खेल रहा था और तभी एक लड़का थॉमस को मदर माइसल बनने को कहता है। थॉमस पूछता है वो कौन है, तो लड़के बताते हैं कि वो एक खूनखार मॉन्स्टर है जो इस ऑर्फनेज में घूमती है और बेचारे मासूम बच्चों को खा जाती है। थॉमस को इनकी कहानी पर बिलीव नहीं होता और वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जब थॉमस सभी लड़कों के साथ शोहर ले रहा था तो सारे लड़के उसे दोबारा से तंग करने लग जाते हैं और थॉमस उन्हें धमकी देता है, मेरी बहन का पता नहीं है तुम्हें, उसने मेरे डैड का भी मर्डर किया है और अगर मैंने बताया ना कि तुम लोग मेरे साथ गलत कर रहे हो तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। इसी रात हमें दिखाया जाता है कि ईसा जब आधी रात में सो रही थी तो उसे अपने रूम में एक साया दिखाई दिया। ये बिल्कुल इंसान जैसा था, लेकिन तभी उसकी आंख खुल गई और पता चला कि ये बस उसका एक बुरा ख्वाब है। खैर अगली सुबह दिखाया जाता है कि थॉमस जब इसी ऑर्फनेज में घूम रहा था तो वो एक सिस्टर को कपड़े चेंज करते हुए देख लेता है और यहाँ पर सिस्टर मार्गरेट जो कि सबसे बड़ी है वो उसे पकड़ लेती है और सजा के तौर पर उसके सारे बाल उतार देती हैं। ईसा को अपने भाई के लिए बुरा तो लगता है, लेकिन क्योंकि वो इसी ऑर्फनेज में रह रही थी तो वो अपने भाई के लिए सिस्टर को कुछ कह भी नहीं पाती। ईसा जब अपने भाई के बाल साफ कर रही होती है तो उसे नीचे से कुछ टूटने की आवाज आती है। नीचे जाकर उसने देखा कि एक सिस्टर से यहाँ का एक अच्छा स्टैचू टूट गया था और सिस्टर मार्गरेट अब सबके साथ मिलकर उसे सजा के तौर पर उन्हीं टुकड़ों पर नंगे पांव चलने को कहती है। उन्हें बहुत ज्यादा दर्द होता है, वो रोने लगती हैं और हल्का हल्का चिल्लाती भी हैं। ईसा ये सब रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सिस्टर्स उसे ये कहते हुए मना कर देती है कि उसे करने दो वो जो कर रही है। वो अपना दर्द और अपना खून गॉड को ऑफर कर रही है और उसके रास्ते में मत आओ। ईसा को ये चीजें बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी, क्योंकि किसी भी चर्च में इस तरह से गॉड को कुछ भी ऑफर नहीं किया जाता था। दूसरी तरफ हमें थॉमस के ग्रुप को दिखाया जाता है। लड़के थॉमस से कहते हैं कि अगर तुम हमारे ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हो तो तुम्हें एक चैलेंज करना पड़ेगा, तुम्हें लॉन्ड्री से लड़कियों के कपड़े लाने होंगे। थॉमस मान जाता है और लॉन्ड्री की तरफ चला जाता है। ये जगह काफी अंधेरी थी, शायद वो भटक गया था। दूसरी तरफ सिस्टर्स को भी पता चल जाता है कि थॉमस अपने रूम में नहीं है। सिस्टर्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं, थॉमस के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि अगर मदर ने थॉमस की खुशबू सूंघ ली तो क्या होगा। आखिर कौन थी ये मदर, ये सवाल ईसा के भी जहन में आता है, जो कि छुपकर इन लोगों की बातें सुन चुकी थी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि थॉमस जिस रूम में था वो यहाँ पर बहुत ही अजीब साया दिखता है। साय में चमकती हुई दो आंखें और बड़े बड़े से हाथ, जिसकी उंगलियां बिल्कुल ढांचे जैसी थी। इससे पहले कि वो चिल्लाते था, पीछे से कोई आकर उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे यहाँ से बाहर निकाल लेता है। दूसरी तरफ सिस्टर्स सभी बच्चों की क्लास लगा चुकी थी और वो सभी बच्चों से पूछती हैं कि आखिर थॉमस कहाँ है। बच्चे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उन्होंने थॉमस को चैलेंज दिया था और वो लॉन्ड्री की तरफ गया है। ये सुनकर सिस्टर्स को गुस्सा आ जाता है और सिस्टर्स उस बच्चे को पनिशमेंट देने का डिसाइड करती हैं जिस बच्चे ने थॉमस को वो चैलेंज दिया था। लेकिन यहाँ दूसरी सिस्टर से कह देती है अभी टाइम नहीं आया इसे सजा देने का, इसीलिए अब के लिए इसे छोड़ दो। खैर सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि थॉमस अभी भी सो रहा था। ईसा थॉमस से पूछती है कि रात क्या हुआ था, तुमने वहाँ पर ऐसा क्या देख लिया था कि तुम्हें फीवर हो गया है। थॉमस कहता है मुझे ज्यादा तो याद नहीं, लेकिन मैंने एक बहुत ही डरावना हाथ और आंखें देखी थी वहाँ पर। खैर ईसा अपने कामों में लग जाती है और वो एक रूम में उस छोटे बच्चे को भी देखती है दोबारा से, जिसे रात सिस्टर इस चर्च के अंदर लेकर आई थी। लेकिन जल्दी से सिस्टर इस रूम का दरवाजा इस तरह बंद कर देती है जैसे वो इस बच्चे को छुपाना चाह रही हो और ईसा को ये सब चीजें बहुत ज्यादा अजीब लगती है।
लंच के टाइम पर सिस्टर आकर सबको बताती हैं कि थॉमस के दोस्त को अब एक फैमिली अडॉप्ट करने आ रही थी, इसीलिए सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद फिलहाल के लिए सिस्टर थॉमस को लेकर अपने ऑफिस में आ जाती हैं। वो थॉमस से पूछते हैं कि रात में तुमने उस अंधेरे कमरे में क्या देखा था। थॉमस बता देता है कि मैंने एक डरावना हाथ और चमकती हुई आंखें देखी थी। तो सिस्टर थॉमस से कहती है, तुम्हें क्या लग रहा है, वो एक मॉन्स्टर है? नहीं, असल में ये जगह समझ लो एक मैजिकल फील्ड पर बनाई गई है। यहाँ पर बहुत सालों पहले एक एंजल ऑफ लव रहा करती थी, जो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उसका ख्याल रखती थी। और तुमने रात में जिसे देखा वो एंजल ऑफ लव ही है, और उसी की वजह से तो आप सब बच्चे यहाँ पर इतना खुश रहते हो। बेचारा थॉमस सिस्टर की बातों में आकर उस भयानक मॉन्स्टर को एंजल ऑफ लव मानकर चला जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सिस्टर उस बच्चे को लेकर मदर के रूम की तरफ निकल रही थी, जबकि यहाँ पर ईसा यहाँ की अजीब चीजों की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। जब से उसने देखा था कि सिस्टर्स यहाँ पर प्रे भी नहीं करती और अजीबोगरीब रिचुअल्स करती हैं, जिस तरह वो सिस्टर जिससे स्टैचू टूटा था वो अपना ब्लड और डेड गॉड को ऑफर कर रही थी, उसके बाद से ही चीजें उसे अजीब लगने लगी थी। वो जब गॉडेस की वो बड़ी सी पेंटिंग देखती है तो उसे रियलाइज होता है कि असल में वो एक दरवाजा है और वो इस दरवाजे के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ बाकी सिस्टर्स भी उस बच्चे को लेकर एक खास रूम में आ गई थी। वो इस बच्चे से कहती हैं, इसके अंदर हमारी मदर सुपीरियर है, तुम जाकर उन्हें बाय बुलाओ। वो बच्चा जैसे ही अंदर जाता है तो ये लोग बाहर से रूम लॉक कर देती है और वो बच्चा डरते हुए आगे बढ़ता है। वो सारे रूम में मदर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस अंधेरे कमरे में जैसे उसे कोई दिखा ही ना हो। अचानक बेड के नीचे से एक डरावना हाथ निकलता है और उस बच्चे को बेड के नीचे खींच लेता है, जिसके बाद हमें वैसे ही गुर्राने की और चबाने की आवाज़ें आती हैं जैसी मूवी के पहले सीन में आई थी। और हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर असल में एक मॉन्स्टर ही रहता है जो इन बेचारे बच्चों का शिकार करता है और यहाँ से कोई भी बच्चा अडॉप्ट होकर बाहर नहीं जा पाता। इस दौरान हम बाहर देखते हैं कि सभी सिस्टर्स खड़ी हुई अजीब रिचुअल कर रही थी और सिस्टर मार्करा जो यहाँ की हेड थी वो हाथ में बंदूक लिए खड़ी थी। इधर हम देखते हैं ईसा जो पेंटिंग वाले दरवाजे से इस रूम के अंदर आई थी, उसे बेड पर उस बच्चे का कटा हुआ हाथ दिख जाता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ जाती, कोई उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे यहाँ से ले जाता है। ये बच्चा बोल नहीं सकता था, लेकिन इशारे से वो ईसा को समझा देता है कि यहाँ पर खतरा है और वो जमीन पर एक होल भी दिखाता है जिसके अंदर वो खतरा हो सकता था। ईसा कंफ्यूज होकर फिलहाल के लिए बाहर चली जाती है और थॉमस को कहती है कि यहाँ पर कुछ बहुत अजीब है और हमें अपनी जान बचाने के लिए जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। ये लोग यहाँ पर फैसला ही करते हैं कि इतनी देर में यहाँ पर सिस्टर आ जाती हैं और वो ईसा को कहती हैं कि थॉमस को कोई अडॉप्ट करना चाहता है। ईसा जो पहले ही समझ गई थी कि यहाँ पर किस तरह की अडॉप्शन होती है, वो सिस्टर से मना कर देती है और उन्हें बताती है कि वो यहाँ से जाने वाली है अपने भाई को लेकर। तो सिस्टर बताती हैं, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। ईसा कंफ्यूज हो जाती है और सिस्टर उसे लेकर अपने रूम में जाती हैं और उसे एक पिक्चर दिखाती हैं। ये रानी की बात थी, ये पिक्चर उसके बचपन की थी। सिस्टर उसे एक शॉकिंग बात ये बताती है कि तुम हमेशा से इसी ऑर्फनेज से ताल्लुक रखती हो, तुम हमारी पहली मदर सुपीरियर की गोद ली हुई बेटी हो और तुम्हें तुम्हारी मॉम को इसलिए दिया गया था ताकि तुम्हारी बाहर अच्छे माहौल में परवरिश हो सके, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम चुन ली गई हो। ईसा को ये बातें उसकी मॉम ने पहले ही बताई थी कि गॉड ने उसे चुना हुआ है, लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये पता चलता है कि उसे गॉड ने नहीं बल्कि लिलिथ ने चुना हुआ था। अब लिलिथ यहाँ पर कौन थी, यही तो मूवी का असली ट्विस्ट है, जिसे हमेशा से ये लोग मदर कह रहे हैं और जिसकी यहाँ पर पेंटिंग लगाई गई है जिसे डार्क गॉडेस का नाम दिया गया है, वो असल में है लिलिथ। सिस्टर लिलिथ के बारे में बताती हैं कि वो एडम की पहली वाइफ है और हम लोग गॉड की नहीं बल्कि लिलिथ की पूजा करते हैं। लिलिथ को मर्दों से बिल्कुल प्यार नहीं है और इसलिए हम सेक्रीफाइस के तौर पर उन्हें मर्दों को खिला देते हैं। वो बताते हैं कि हम सब लिलिथ के सर्वेंट्स हैं और हमें लिलियम्स कहा जाता है। वो यहाँ पर अपना स्कार्फ फाड़कर ईसा को अपना सर भी दिखाती हैं जो बिल्कुल बालों के बगैर था। इस टाइम वो ईसा से कहती हैं कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती। ये सब बातें सुनकर ईसा बहुत ज्यादा डर जाती है और सिस्टर के ऊपर ही हमला करते हुए उन्हें बेहोश करके यहाँ से भाग जाती है ताकि वो थॉमस को लेकर यहाँ से निकल सके। ईसा यहाँ से भागती है अपने भाई को बचाने के लिए, लेकिन इस टाइम उसे अपना भाई कहीं नहीं मिलता। वो विंडो से देखती है कि 2 पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर आए थे। वो लोग असल में
उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आ गए थे क्योंकि वो उनके डैड की मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इस दौरान इन्हें पता चला था कि ये दोनों बहन भाई भी गायब हैं और वो उन्हें ढूंढने में लग गए थे। क्योंकि जंगल के करीब उनकी गाड़ी मिली थी, इसीलिए ऑफिसर्स जल्द ही इस ऑर्फनेज तक भी पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एक सिस्टर उन्हें बताती हैं कि इस जगह कोई थॉमस और ईसा नहीं रहते, पर ईसा ऊपर से विंडो को खड़काते हुए ऑफिसर को बताने की कोशिश करती है कि हम इधर ही हैं। इतने में ही ऑफिसर को थॉमस भी मिल जाता है और ये देखकर सिस्टर का झूठ पकड़ा जाता है और सिस्टर अपने आप को बचाने के लिए अपनी गन से एक ऑफिसर को शूट कर देती है। जिस सिस्टर ने ऑफिसर को शूट किया था, दूसरा ऑफिसर उसे ही शूट करके मार देता है और इतने में पीछे से एक और सिस्टर आकर दूसरे ऑफिसर को जख्मी कर देती है। यह सीन यहाँ से कट हो जाता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये सब लोग मदर के रूम में थी और अपनी लिलिथ के लिए ऑफरिंग तैयार कर रही थी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ईसा को भी एक सिस्टर ने पकड़ा हुआ था। वो उसके मुंह पर कपड़ा बांधते हुए उसे बताती है कि आज वो लोग एक स्पेशल ऑफरिंग अपनी लिलिथ को देने वाली है और वो ऑफरिंग है उसका भाई थॉमस। वो बताती है कि लिलिथ का गुलाम होना यानी लिलियम होना बहुत ही प्राउड की बात है, लेकिन उसे कभी भी ईसा में ऐसी कोई अच्छी बात नहीं लगी कि वो लिलिथ की सर्वेंट बन पाए, यानी एक लिलियम बन पाए। मदर के रूम का सीन दिखाया जाता है। वहाँ जमीन पर एक बहुत बड़ा होल था जो पहले ईसा ने देखा हुआ था। इस होल के अंदर अब वो सिस्टर्स जाकर थॉमस को गिरा देती हैं और वो ऑफिसर जिसको भी ये सिस्टर्स यहीं पर ऑफरिंग के लिए लेकर आई हुई थी, वो भी थॉमस को बचाने के लिए खुद उसके अंदर जंप कर देता है। ईसा बहुत ज्यादा परेशान थी कि वो अपने भाई को किस तरह बचाए। इतने में वो लड़का जो पहले से ही ईसा की मदद कर रहा था, वो आकर ईसा को खोल देता है। वो यहाँ से जब भाग रही होती है तो उससे रास्ते में वो सिस्टर दिख जाती हैं जो सबकी चीफ थी। वो सिस्टर बताती है कि लिलिथ ने जो लिखा था अब वो होकर ही रहेगा। हमने लिलिथ को एक सबसे बड़ी ऑफरिंग दे दी है और उसके बाद वो हेल का चौथा गेट खोलकर इस दुनिया पे राज करने के लिए आ जाएगी। ये कहते ही वो खुद अपने आप को शूट कर लेती है। ईसा आप समझ चाहते हैं कि असल में ये सब लोग एक कल्ट का हिस्सा हैं और लिलिथ एक डीमन है। वो ये भी समझ गई थी कि वो डीमन जल्द ही उसके भाई को खा लेगी, इसलिए वो अपने भाई को बचाने के लिए फौरन से उसी रूम में भागती है जहाँ पर लिलिथ का घर था। वो गड्ढा था जिसे उसने पहले देखा हुआ था। इस टाइम तक हम देखते हैं कि गड्ढे के अंदर से लिलिथ ने अपनी ही एक लिलियम को यानी सर्वेंट को खा लिया था और उसके बाद उस ऑफिसर को भी खा लिया था। और इससे पहले कि वो थॉमस को खा पाती, थॉमस ने अपने आप को यहीं पर छुपा लिया था। थॉमस डरा हुआ था, पर तभी उसकी बहन उसे बचाने के लिए आ गई। वो थॉमस को बचाकर इससे पहले कि यहाँ से बाहर निकाल पाती, लिलिथ अब ईसा के ही पीछे पड़ जाती है और उसे पकड़ने की कोशिश करती है। ईसा उसे अपने आप को बचा तो लेती है, लेकिन फिर भी लिलिथ उसकी टांग पर काट लेती है। ईसा और उसका भाई जल्दी से बाहर निकल जाते हैं और अब लिलिथ भी उनके पीछे जब बाहर निकलने की कोशिश करती है तो इतने में ही थॉमस बाहर निकलकर यहाँ से सिस्टर की गन उठाकर उस लिलिथ को शूट कर देता है और फाइनली उसके उसी गड्ढे के अंदर फेंक देता है। फाइनली ये लोग इस मॉन्स्टर से बच गए थे, जिसके बाद इन्हें अब फौरन इस ऑर्फनेज से भी भागना था। भागने से पहले थॉमस ईसा को दोबारा याद करवाता है कि उन्हें बाकी बच्चों को भी बचाना है। बाकी बच्चों को बचाने के लिए ईसा अकेले ही ऊपर चली जाती है और थॉमस से कहते हैं कि तुम नीचे मेरा इंतजार करना। काफी देर तक जब ईसा नीचे नहीं आती तो थॉमस उसे चेक करने के लिए जाता है। इस टाइम वो खून में लथपथ खड़ी थी और बच्चे उसे देखकर डर रहे थे। पता चला कि उसने यहाँ पर एक बच्चे को शिकार कर खा लिया था और अब ये लिलियम्स उसे दूसरा छोटा सा बच्चा दे रही थी जिन्हें उन्होंने हमेशा से छुपा कर रखा हुआ था, और वो इस बच्चे को भी पकड़ लेती है और खाने की कोशिश करती है। और यहाँ पर हमें सिस्टर की कही हुई उस बात का मतलब समझ आता है कि असल में ईसा को उनके गॉड ने यानी लिलिथ ने चूज कर लिया था। उसने चूज कर लिया था कि वो ईसा की बॉडी के जरिए अब अपनी बुराइयों को फैलाएगी, जैसे वो पहले मदर की बॉडी के जरिए फैला रही थी। अब ईसा की बॉडी पर उस डीमन ने कब्जा कर लिया था, या ये कह लें कि ईसा ही अब वो डीमन बन चुकी थी, इस लिलियम कल्ट की सरदार बन चुकी थी और आगे वही बुराइयां फैलाने वाली थी जिससे वो अभी तक लड़ रही थी। और इस तरह उसी को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।